हेलो गाइस, वेलकम टू अभिषेक झा क्लासेस। आज हम लोग करने वाले हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स थियरी ऑफ प्रोडक्शन वाला चैप्टर कर रहे थे। आज इसका लेक्चर नंबर 3 करने वाले हैं और आज हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो बड़ा ही खूबसूरत सा टॉपिक है जिसका नाम है रिटर्न्स टू स्केल। वापस से रिपीट कीजिए आप लोग, रिटर्न्स टू स्केल। ऑलरेडी हम लोग जो है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कर लिए हैं जो कि शॉर्ट रन पे आधारित था, और आज हम लोग लॉन्ग रन पे आधारित वाला चीज करेंगे, रिटर्न्स टू स्केल। सबसे पहले तो मैं आपको क्वेश्चन लिख के दिखाऊंगा कि किस तरह से रिटर्न्स टू स्केल के ऊपर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएंगे और किस तरह से आपको उसका आंसर करना है। साथ ही साथ कंसेप्ट भी बता दूंगा, है ना। तो कॉपी और पेन निकाल लो फटाफट से। चलो रेडी हो जाओ आप लोग। और अगर अभी भी बीकॉम सेमेस्टर 1 के फ्री क्लासेस को ज्वाइन नहीं किया है, फटाफट से ज्वाइन करो भाई, एग्जाम आ चुके हैं। अब कब ज्वाइन करोगे? चलो, एग्जामिनेशन में आपसे दोस्तों इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। पूछ लेगा व्हाट इज मीन्ड बाय रिटर्न्स टू स्केल। भाई तुमको बैठने के लिए कहां हम बोले हैं, लिखो मेरे साथ। मैं देख पा रहा हूं तुम नहीं लिख रहे हो, तुम अंगड़ाई ले रहे हो अपने सोफा में। ऐसे बिल्कुल मत करो। What is meant by returns to scale? What are it different types? Different types. इस तरह से दोस्तों एक क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो और इसका मार्क्स रहेगा 5 मार्क्स। क्लियर है कि नहीं? अब हम जो आपको लिखवा रहे हैं, जरूरी नहीं है कि एकदम वही छाप के आप लिख दो, लेकिन वैसा टाइप का सिमिलर आंसर मैच करना चाहिए। अपना इंग्लिश मत लिखना वहां पे। ठीक है, इकोनॉमिक्स का वर्ड अलग होता है, उस इकोनॉमिक्स के की पॉइंट्स को डालने पड़ेंगे। ठीक है, चलिए आंसर लिखिए, लर्न कीजिएगा इसको घर में। देखिए, इन लॉन्ग रन ऑल फैक्टर्स लिख लीजिए बाबू पहले, उसके बाद सब कुछ मैं समझाऊंगा, डिटेल्ड वे में समझाऊंगा। मैं हूं ना यहां पे, तो फिर टेंशन का कोई बात नहीं है। इन लॉन्ग रन all factors are increased in equal proportion proportion। ठीक है, it is called change in scale of production। change in scale of production। फाकी मत मारो बेवकूफ, लिखो चुपचाप। नालायक को बहुत फाकी मारते हो तुम लोग। प्रोडक्शन, ठीक है। इसके बाद लिखिए द रिजल्टेंट चेंज, फुल स्टॉप देके द रिजल्टेंट चेंज इन आउटपुट ड्यू टू change in scale of production, change in scale एक मिनट यार, change in scale of production, scale of production called returns to scale, called returns to scale, returns to scale। देखिए दोस्तों,
लॉन्ग रन में क्या होता है, सारे के सारे फैक्टर्स चेंज होते हैं, लेबर भी चेंज होता है, कैपिटल भी चेंज होता है। इसको हम लोग बोल सकते हैं रिटर्न्स टू स्केल। एक चीज आप लोग को मैं समझाना चाहता हूं, देखिए सबसे पहले समझिए, इसको नोट नहीं करना है, नोट बस इतने तक ही करना था, जब मैं लिखवाऊंगा तब सिर्फ आप लोग लिखिएगा। देखिए लॉन्ग रन में क्या होता है ना, एक स्केल होता है, इसमें लेबर बैठे रहते हैं, कैपिटल बैठा रहता है, सब कोई इक्वल प्रोपोर्शन में चेंज होते हैं। इक्वल प्रोपोर्शन में या तो इंक्रीज होंगे या तो इक्वल प्रोपोर्शन में डिक्रीज होंगे। सब के सब लेबर कैपिटल, सब के सब सारे के सारे फैक्टर्स इंक्रीज होते हैं और डिक्रीज होते हैं इक्वल प्रोपोर्शन में, सेम प्रोपोर्शन में। उसको हम लोग बोलते हैं लॉन्ग रन और उसी को हम लोग बोलते हैं रिटर्न्स टू स्केल। क्लियर है कि नहीं बताइए? इन लॉन्ग रन all the factors are increased in equal proportion. It is called change of scale of production. The resultant change in output due to change in scale of production called returns to scale. यानी कि आप जो प्रोडक्शन का स्केल जो चेंज किए हो उसके वजह से जो आउटपुट में बदलाव आया है। मान लीजिए इनपुट, इनपुट मतलब समझते हैं ना, मान लीजिए पहले आपके फैक्ट्री में एक लेबर काम कर रहा था और पहले एक मशीन भी था। आपने क्या किया, दो लेबर लगवा दिया और दो मशीन भी लगवा दिया। इसके वजह से पहले यहां पे 10 यूनिट्स आपको प्रोड्यूस हो रहा था, लेकिन अब आपका यहां पे 25 यूनिट प्रोड्यूस हो रहा है। तो वो चीज क्या है, वो चेंज कैसे आया? ये चेंज आया रिटर्न्स टू स्केल के वजह से। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके टाइप्स लिखते हैं, अब इसके टाइप्स लिखते हैं। इसको मिटाने दीजिए। चलिए आइए लिखिए, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। मतलब कि 3 तरह के रिटर्न्स टू स्केल रहते हैं। 3 टाइप्स ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। There are 3 types of returns to scale. सबसे पहले हम लोग लिखेंगे रोमन नंबर 1 देके IRS ब्रैकेट में लिखेंगे इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल बाबू एग्जाम में बिल्कुल ऐसे ही लिखने हैं। एग्जाम में प्रेजेंटेशन बिल्कुल तुम्हारा नीट एंड क्लियर रहना चाहिए, वरना सीयू का एग्जामिनर चेक भी नहीं करेगा तुम्हारा। ठीक है, देखो सबसे पहले ना इसको डेफिनेशन लिखो, ऐसे करके डेफिनेशन इस तरह से लिखो, व्हेन रेट ऑफ इंक्रीज इन आउटपुट, व्हेन रेट ऑफ इंक्रीज इन आउटपुट इज more than, when rate of increase in output is more than the rate of increase in input, more than the rate of increase in input, it is called IRS। इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल किसको बोलते हैं? अगर आउटपुट का रेट ज्यादा है इनपुट से, आपने इनपुट दिया कम, आउटपुट हो गया ज्यादा, उसको हम लोग बोलते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। एग्जाम्पल देखिए, यहां पे हम इनपुट लिख रहे हैं। इनपुट मतलब क्या हो गया, जो प्रोडक्शन करने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं इनपुट, या लेबर्स कैपिटल कुछ भी चाहिए होता है उसको हम लोग बोलते हैं इनपुट। आप इनपुट जितना दोगे उस क्वालिटी का ही तो आउटपुट निकलेगा ना। तो एग्जांपल लीजिए, आपने एक मशीन प्रोड्यूस करने के लिए एक लेबर लगाया और एक कैपिटल लगाया, फिर आपका प्रोडक्शन हो रहा था, फिर आपका जो आउटपुट रिजल्ट आ रहा था वो 10 यूनिट्स आ रहा था। ठीक है, फिर आपने क्या किया, फिर आपने अपना प्रोडक्शन को मतलब इनपुट को यहां पे बढ़ा दिया। अब आप 2 लेबर लगा रहे हैं और मतलब कि कैपिटल भी लगा रहे हैं 2 ठो। इक्वल प्रोपोर्शन में सब कुछ चेंज हो रहा है ना। देखिए
इसको ही तो बोलते हैं रिटर्न्स टू स्केल। अगर इक्वल प्रोपोर्शन में सब कुछ चेंज हो रहा है तो इसको ही बोलते हैं। 2 लेबर लगाने के वजह से और 2 कैपिटल लगाने के वजह से आपका जो आउटपुट निकला है वो 25 यूनिट निकला है ना। तो ये बात बताओ कि आउटपुट में इंक्रीज हुआ कि नहीं हुआ। इनपुट तो तुम सेम अमाउंट से ही बढ़ा रहे हो, लेकिन आउटपुट ज्यादा इंक्रीज हो गया, तो इसको हम लोग बोलेंगे इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। लिखिए नीचे में एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन भी लिखना पड़ेगा। इन द above example, in the above example, inputs have been increased। इनपुट तो इक्वल रेट में इंक्रीज हो रहा है बाबू, देख लो, एट इक्वल रेट ऑफ 100%। ठीक है, लेकिन बाबू देखो आउटपुट इक्वल रेट में इंक्रीज नहीं हुआ। दूसरा लेबर और दूसरा कैपिटल को इंट्रोड्यूस करने के बाद ज्यादा प्रोडक्शन निकलने लगा, ज्यादा आउटपुट निकलने लगा। बट आउटपुट इंक्रीज्ड बाय 150%। इनपुट तो 100% से ही इंक्रीज हुआ था, लेकिन आउटपुट 150% इंक्रीज हो गया। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इट इज क्लियर इन केस ऑफ IRS। इसी को हम लोग बोलते हैं IRS, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग करेंगे अब डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। लिखिए सेकंड DRS। भैया DRS रिव्यू का बात कर रहे हैं क्या, जो धोनी लेता है? अरे बाबा तुम एड़े हो क्या, दिमाग का इलाज करवाना पड़ेगा। DRS मतलब होता है डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। लिखो डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, ब्रैकेट में लिख दो। ओके, लिखते रहिए बाबू। क्लियर, लिखिए व्हेन रेट ऑफ, अगर इनपुट ज्यादा है आउटपुट कम निकल गया, उसको उस सिचुएशन को हम लोग बोलेंगे DRS, डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। व्हेन रेट ऑफ इंक्रीज इन आउटपुट, मैंने आउटपुट को इंक्रीज, when rate of increase in output is less than, लिख लीजिए पहले, लिख लीजिए, less than the rate of increase in input, the rate of increase in input, it is called DRS। इसको हम लोग DRS बोल सकते हैं। जब इनपुट का जो रेट है, जब इनपुट का जो इंक्रीमेंट का रेट है वो ज्यादा है, आउटपुट से भी ज्यादा है, उसको हम लोग, उस सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं DRS। एग्जांपल में लिखिए इनपुट, यहां पे लिखिए आउटपुट। ठीक है, इनपुट में मान लीजिए जब एक लेबर और एक मशीन था तब 10 यूनिट्स यहां पे प्रोड्यूस हो रहा था। बट जब हमने सेकेंड लेबर और सेकेंड मशीन को ये इंट्रोड्यूस किया तो 15 यूनिट्स प्रोड्यूस हुए। आउटपुट यहां पे कम निकल रहा है और इनपुट यहां पे इक्वल प्रोपोर्शन में बढ़ रहा है। इनपुट यहां पे 100% से बढ़ रहा है, आउटपुट यहां पे 50% से ही सिर्फ बढ़ा। ठीक है, तो लिखिए नीचे में इन द above example, in the above example, in the above example, input have been increased at the rate of, at the rate of 100%।
ठीक है, इनपुट तो इंक्रीज हुआ 100% के रेट से, लेकिन आउटपुट सिर्फ 50% के रेट से इंक्रीज हुआ, है ना। बट आउटपुट इंक्रीज्ड बाय ओनली 50%। तो इसी पॉइंट को तो हम डीआरएस बोलते हैं, इसी पॉइंट को हम डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल बोलते हैं, जहां पे इनपुट का प्रपोर्शन तो ज्यादा है ही लेकिन आउटपुट का प्रपोर्शन कम हो गया। ठीक है, अब पढ़ेंगे सीआरएस। सीआरएस मतलब क्या होता है सर? कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। लिखो थर्ड वन, थर्ड लिखो, थर्ड सीआरएस, ब्रैकेट में लिखो कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। ठीक है, लॉन्ग रन में आप लोग देख रहे हैं ना, लॉन्ग रन में क्या होता है, लॉन्ग रन में सब कुछ इक्वल प्रोपोर्शन से बढ़ता है या तो घटता है। कुछ भी यहां पे लेबर वेरिएबल कुछ भी यहां पे नहीं रहता, वेरिएबल कुछ भी नहीं रहता, सब कुछ फिक्स्ड रहता है। देखिए when rate of increase in output, when rate of increase in output is equal to, अगर इक्वल रहेगा फिर कांस्टेंट है, इक्वल टू इंक्रीज इन इनपुट, मतलब जितना इनपुट लगाए थे उतना ही मेरा आउटपुट प्रोड्यूस हुआ है, सेम सेम हुआ है, तो उसको हम लोग बोलेंगे कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। इट इज कॉल्ड सीआरएस। ठीक है, इस तरह से आप लोगों को पहले ब्रैकेट में लिख देना पड़ेगा ये सीआरएस क्या है, इसके बाद ही आप लोग सीआरएस यूज कर सकते हैं, सीआरएस वर्ड का यूज कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए इसका भी एग्जांपल लिखिए, इनपुट यहां पे लिखिए आउटपुट। ठीक है, मान लीजिए यहां पे एक लेबर और एक मशीन जब था तब 10 यूनिट्स यहां पे प्रोड्यूस हो रहे थे, और जब हमने दो लेबर को लगाया और दो मशीन को लगाया, इक्वल इक्वल प्रोपोर्शन में जब सब कुछ राइज हुआ, तब यहां पे यूनिट्स भी इक्वल प्रोपोर्शन में ही राइज हुए 20। ठीक है, आउटपुट, इनपुट जितना आउटपुट उतना, सिंपल सा बात है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीआरएस। चलिए इसका भी एक्सप्लेनेशन कर दीजिए नीचे में, इन द above example, in the above example, input have been increase, इनपुट इक्वल रेट में इंक्रीज हुआ, इनपुट मत लिखिए यहां पे, आउटपुट लिखिए, आउटपुट, सॉरी दोस्तों, माफ कीजिए, आउटपुट हैव बीन इंक्रीज एट द इक्वल रेट ऑफ इनपुट बाय 100%। इट इज क्लियर केस ऑफ सीआरएस, इसको हम लोग सीआरएस बोल सकते हैं। ठीक है, क्लियर है आप लोगों को? आईआरएस, डीआरएस और सीआरएस। आईआरएस में क्या होता है, इनपुट ज्यादा प्रोपोर्शन में बढ़ता है लेकिन आउटपुट उससे भी ज्यादा प्रोपोर्शन में बढ़ जाता है ना। फिर होता है डीआरएस, इनपुट ज्यादा प्रोपोर्शन में बढ़ रहा है लेकिन आउटपुट कम प्रोपोर्शन में बढ़ रहा है। फिर होता है सीआरएस, दोनों के दोनों इक्वल प्रोपोर्शन में बढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए तो इतना क्लियर है आप लोगों को। एग्जाम में आप लोगों को आंसर्स कैसे लिखने हैं, एक बार आप लोग प्लीज वापस से ओवरव्यू कीजिए। व्हाट इज मीन्ड बाय रिटर्न्स टू स्केल, व्हाट आर इट डिफरेंट टाइप्स। तो हमने आपको दिखा दी किस तरह से आपको लिखने हैं। सबसे पहले आपको
उसके बारे में, रिटर्न्स टू स्केल के बारे में लिखने हैं। इन लॉन्ग रन ऑल फैक्टर्स आर इंक्रीज्ड इन इक्वल प्रोपोर्शन, इट इज कॉल्ड चेंज इन स्केल ऑफ प्रोडक्शन। द रिजल्टेंट चेंज इन आउटपुट, आउटपुट में जो भी चेंज आएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, चेंज इन स्केल ऑफ प्रोडक्शन, उसको ही हम लोग बोलेंगे रिटर्न्स टू स्केल। ठीक है, आउटपुट में जो भी चेंज आएगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिटर्न्स टू स्केल। तो फिर हम लोग ने टाइप्स पढ़ा आईआरएस। आईआरएस में क्या होता है, इनपुट और आउटपुट। इनपुट जितने प्रोपोर्शन से बढ़ता है, आउटपुट उससे भी ज्यादा प्रोपोर्शन से बढ़ता है। फिर डीआरएस का देखिए एक्सप्लेनेशन किस तरह से किए हैं। व्हेन रेट ऑफ इंक्रीज इन आउटपुट इज लेस देन द रेट ऑफ इंक्रीज इन इनपुट, इट इज कॉल्ड डीआरएस। ठीक है, सीआरएस जब दोनों के दोनों ही कांस्टेंट है, इनपुट जितने अमाउंट से बढ़ रहा है उतने ही अमाउंट से आउटपुट भी यहां पे बढ़ रहा है, फिर हम लोग बोलेंगे उस सिचुएशन को सीआरएस। ठीक है, चलिए आइए अब हमारा जो लास्ट टॉपिक है थियरी ऑफ प्रोडक्शन का, वो है आइसोक्वांट। हम लोगों को आइसोक्वांट्स के बारे में पढ़ना है। हेडिंग दीजिए, लिखिए व्हाट, क्वेश्चन करके ही लिखाते हैं हम। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय आइसोक्वांट्स। ठीक है, आइसोक्वांट्स के बारे में अभी सीखेंगे। देखिए दोस्तों, आइसोक्वांट ना सिमिलर टू इंडिफरेंस कर्व है। इंडिफरेंस कर्व जो हम लोग पढ़े थे ना, बिल्कुल सेम टू सेम ही है। सबसे पहले आप मेरे साथ आंसर लिखेंगे इसका, उसके बाद मैं आपको पूरा का पूरा क्लियर कर दूंगा। लिखिए आंसर, आइसोक्वांट आर सिमिलर टू इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व के बिल्कुल सेम टू सेम है, जुड़वा भाई है, जुड़वा भाई है इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, ऑफ द थियरी थियरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। अगर आप थियरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर देखे होंगे तो आपको आज आइसोक्वांट चुटकियों में समझ में आएगा, चुटकियों में। ठीक है, बहुत इजी है। इसके बाद लिखिए एन आइसोक्वांट एंड आइसोक्वांट represents all the combination, all those combination of inputs of input all those combination of input which are capable of same level of output, same level of output। ठीक है, आइसोक्वांट फुल स्टॉप, आइसोक्वांट are also called equal product, are also called equal product। आइसोक्वांट आर ऑल्सो कॉल्ड इक्वल प्रोडक्ट और आइसो प्रोडक्ट कर्व्स। इसको बहुत सारे नाम से पुकारे जा सकते हैं। आइसो प्रोडक्ट कर्व भी बोले जाते हैं इसको, और आइसोलेंट आइसोक्वांट इज ऑल्सो कॉल्ड इक्वल प्रोडक्ट। ठीक है, तो लिख दीजिए आइसो प्रोडक्ट कर्व। सिंस टू स्टॉप, सिंस एन इक्वल प्रोडक्ट कर्व, इक्वल प्रोडक्ट कर्व represent
represent all those combination of input, all those combination of input which yield an equal quantity of output, which yield an equal quantity of output। तो दोस्तों अब इसको समझते हैं, आइए। आइसोकॉन्ट आर सिमिलर टू द इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व के बिल्कुल सेम टू सेम है। आइसोकॉन्ट रिप्रेजेंट ऑल दोस कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट, सारे के सारे इनपुट्स के कॉम्बिनेशन बनाता है। जैसे कि इंडिफरेंस कर्व में दो गुड्स का हम कॉम्बिनेशन लेते थे, वैसे ही आइसोकॉन्ट में क्या करते हैं, दो इनपुट्स का हम लोग ये कॉम्बिनेशन लेते हैं जो कि सेम लेवल ऑफ आउटपुट प्रोवाइड करेगा, विच आर कैपेबल ऑफ सेम लेवल ऑफ आउटपुट। ठीक है, कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन लेते हैं, कुछ ऐसे इनपुट्स का कॉम्बिनेशन लेते हैं जो कि सेम लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करके देगा। आइसोकॉन्ट को हम लोग इक्वल प्रोडक्ट भी बोलते हैं, आइसोकॉन्ट को हम लोग आइसो प्रोडक्ट कर्व भी बोलते हैं। ठीक है, सिंस एन इक्वल प्रोडक्ट कर्व रिप्रेजेंट ऑल दोस कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स, सारे के सारे कॉम्बिनेशन आपको दिखाएंगे, सारे के सारे कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स ही दिखाएंगे इनपुट्स का, विच यील्ड एन इक्वल क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, जो कि इक्वल क्वांटिटी ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करके देगा। ठीक है, तो इसका भी भैया आप चार्ट बनाएंगे क्या? बिल्कुल, आइए ना। जैसे हम आपको इंडिफरेंस कर्व का चार्ट बना के दिखाए थे, वैसे ही हम आपको इसका भी बना के दिखाएंगे। देखिए, सबसे पहले कॉम्बिनेशन लिखते हैं। एग्जाम में भी आपको बिल्कुल इसी तरह करना है ना। एक मिनट दोस्तों, अच्छे से लिखते हैं। यहां पे लिखिए कॉम्बिनेशन। ठीक है, यहां पे लिखिए फैक्टर एक्स। कोई एक फैक्टर होगा, कोई एक इनपुट होगा, और फैक्टर वाई दूसरा इनपुट है। ठीक है, तो यहां पे बोला है ना कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट, हम लोगों को वो कॉम्बिनेशन बस दिखाने हैं। क्लियर है कि नहीं, बताइए। चलिए ठीक है, तो कॉम्बिनेशन ए में देखिए, फैक्टर एक्स से हम लोग सिर्फ एक ले रहे हैं और फैक्टर वाई से हम लोग 12 ले रहे हैं, तो 13 का कॉम्बिनेशन बन गया कि नहीं, बताइए। इसके बाद मान लीजिए कॉम्बिनेशन बी है, यहां पे फैक्टर एक्स से हम लोग ये 2 यूनिट्स ले रहे हैं और फैक्टर वाई से हम लोग 8 यूनिट्स। कॉम्बिनेशन सी में वैसे ही 3 और यहां पे 5। कॉम्बिनेशन डी में 4, यहां पे 3। कॉम्बिनेशन ई में 5, यहां पे 2। मतलब जैसे ही रैंडम कॉम्बिनेशन हम लोग ले रहे हैं, एक रैंडम कॉम्बिनेशन हम लोग ले रहे हैं, और मतलब कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन मिला के, फैक्टर एक्स और फैक्टर वाई का कॉम्बिनेशन मिला के हम लोग सेम लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे। क्या? सेम लेवल ऑफ आउटपुट, रिजल्ट भी एकदम सेम लेवल ही प्रोड्यूस करना है, ये टारगेट है इनका। क्लियर है कि नहीं, बताइए। आइसोकॉन्ट क्लियर है? क्लियर है बाबू। चलिए फिर हम लोग थियरी ऑफ प्रोडक्शन को फाइनली खत्म कर रहे हैं। बिल्कुल सेम टू सेम था, कोई डिफिकल्ट नहीं था। आइसोकॉन्ट के बारे में आपको अगर पूछ लेगा तो बिल्कुल यही डेफिनेशन छाप देना और ऐसे ही कॉम्बिनेशंस बना के लिख देना, कॉम्बिनेशन ए बी सी डी ई, और रैंडम नंबर्स दे देना, है ना। इसमें कुछ यहाँ पे बहुत ज्यादा डाउट्स आना ही नहीं चाहिए, बिकॉज सेम टू सेम है इंडिफरेंस कर्व के। इंडिफरेंस कर्व के मुकाबले तो ये कुछ भी नहीं है आइसोकॉन्ट, है ना। चलिए ठीक है, तो आज हम लोग यहीं तक करेंगे। और अगर अभी भी बीकॉम सेमेस्टर 1 के फ्री क्लासेस ज्वाइन नहीं किए हो तुम, भाई बड़े पछताने वाले हो। फटाफट से ज्वाइन करो नालायकों, फटाफट से पढ़ाई शुरू करो, क्योंकि एग्जाम्स भी आ गए हैं तुम्हारे। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।